गोल्डन और रेड कट से दर्शाया गया है। प्लस के निशान के दाहिने और बाएं, जैसे ही हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्हों का महत्व होता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में इस प्लस का निशान का बहुत बड़ा महत्व है। प्लस के निशान के दाहिने और बाएं दो पशु का चित्र बने हुए हैं, जो अपने दोनों हाथों से इस युद्ध स्मारक को उठाए हुए सुरक्षा प्रदान कर रही है। ये अभी प्रजाति इस धरती पे नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। आपके सामने 303 राइफल, उसके बट पर रखा हुआ हेलमेट जवानों के त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। आप कहीं भी युद्ध स्मारक में जाएंगे, ये आपको देखने को जरूर मिलेगा। आपके सामने 2 अमर जवान ज्योति और 7-7 कटोरी में रखा हुआ पानी। दहिना वाला अमर जवान ज्योति और 7 कटोरी रखा हुआ पानी उन जवानों के लिए है जो 1962 की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनकी आत्मा की शांति के लिए लामा जी डेली मोनेस्ट्री से आते हैं और इसकी साफ सफाई होती है, पानी की बदली की जाती है और दीप को पुनः जलाया जाता है। बायां वाला पानी अमर जवान ज्योति उन जवानों के लिए है जो अभी इस दौरान इस समय हमारे लिए, आपके लिए सरहद पर ड्यूटी में तैनात हैं। उनकी जान की रक्षा के लिए ये दीप और पानी डेली बदली किए जाते हैं। आपके सामने एक चबूतरा बना हुआ है। जब इस मोनेस्ट्री का निर्माण हो रहा था तो मोनेस्ट्री से दलाई लामा जी स्वयं आए थे और इसमें बौद्ध धर्म के धार्मिक ग्रंथ, त्रिपिटक और कुछ इसमें आभूषण रखे हुए हैं, जिसे यहाँ की जनता इसे धार्मिक स्थान के रूप में मानती है और इसे पूजती है। रहने भाई मुझे सब आगे दिखाऊंगा आपको। आपके सामने ये नज़दीक क्षेत्र प्रार्थना चक्र, ये जो गोल्डन कलर का है, ये इसे घड़ी के रूप में घुमाने से इसमें जो मंत्र लिखे हुए हैं उमनी पद में, वो हवा के जरिए वायुमंडल में फैलती है और वायुमंडल को शुद्ध करती है। इस पर लिखा हुआ है उमनी पद में हूँ, जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ है भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी मार्गदर्शन करें। क्लॉकवाइज आपके सामने सर चंदा आकार में 30 फ्लैगों का झुंड दिखाई दे रहा है सर। yes. सबसे ऊपर मेरे हाथ के सामने नेशनल फ्लैग, उसके ठीक दाहिने वायु सेना का ध्वज, ठीक उसी के सामने 4 कोर का फ्लैग। मैं आपका ध्यान फिर से नेशनल फ्लैग के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। ठीक उसी के बाएं इस तरफ इंडियन आर्मी का फ्लैग लगा हुआ है और ठीक उसी के बाएं ईस्टर्न कमांड का फ्लैग। बाकी 25 बचे हुए फ्लैग उन रेजिमेंटों के हैं जो 1962 की लड़ाई लड़े हैं और उनके यूनिट के याद और सम्मान के लिए फ्लैग लगाए जाते हैं, ताकि कोई भी विजिटर आए देख कर समझ जाए कि 1962 की लड़ाई कौन कौन सी यूनिटों ने लड़ी है। आपके सामने सर 2 ड्रैगन लगे हुए हैं, देखिए आगे सांप की तरह, जो मेमोरियल के अंदर नकारात्मक शक्ति को आने से रोकती है। आपके सामने दूर यहाँ से 40 मीटर जिस पर लिखा हुआ वीरांगन, इसे कोरिया ब्रिगेड या कोरिया गेट के भी नाम से जाना जाता है। आप लोगों के जहन में होगा कोरिया गेट और कोरिया ब्रिगेड क्यों। 1953 और 54 में साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का आपसी बंटवारा हो रहा था, तो 190 माउंटेन ब्रिगेड को शांति सेना के रूप में वहाँ पर भेजा गया था। उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर कार्य किया, इसलिए उनको कोरिया की उपाधि दी गई है। अब समझ में आ गया सर। जिस पे लिखा है अजीत है अभीत है, इसका हिंदी हुआ जिसे हारने का भय नहीं और जिसे कोई हरा नहीं सकता है। उस गेट के अंदर सर 18 प्रतिमाएं इतिहास के साथ लगाए गए हैं, जो 1962 की लड़ाई में कुछ अलग कर गए हैं, जिनमें 4 महावीर चक्र और 14 वीर चक्र से सम्मानित किए गए हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है सर कि आप इसका भी मेरे साथ बाएं से कीजिए, ताकि मैं आगे आप लोगों को बताऊं। देखिए सर 10 अक्टूबर के लोग शहीद हुए थे, ये नाम है। और ये 2 राजपूत एक ही दिन के 2 और 3 बोर्ड के जो नाम लिखे हुए हैं, जो तीनों बोर्ड का नाम लिखे हैं, एक ही दिन में पूरे सैनिक शहीद हुए थे, आरटीसी लिंक के अंदर में आ गए थे। आगे आजी अंदर आ जाइए, ऐसे होते जाइए आप लोग। कहाँ से आप लोग आए? पूरे कोलकाता। बहुत विजिटर आता है, सैनिकों के प्रति प्यार और मतलब देखा जाता है। बहुत आदमी को यहाँ पर विजिट कराता हूँ, ब्रीफिंग करता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि बंगाल का सबसे ज़्यादा यहाँ पे विजिटर आते हैं। आ जाइए आंटी जी, भैया लोग अंदर आ जाइए आप लोग।
मैं एक चीज़ बताना उधर भूल गया था, मैं आप लोग को बता दूँ। 1962 की लड़ाई में वो 33 काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर मेमोरियल के अंदर जो लगाए गए हैं, उनमें 1962 में शहीद हुए जवानों का नाम गोल्डन कलर से सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं, जिसमें 80 अफसर, 68 जैसू और 2272 जवान शहीद हुए थे, जो मैं आपको दिखाते हुए आ रहा था, पूरे में लगाए गए हैं। मैं सूबेदार जोगिंदर सिंह, परमवीर चक, इनके बारे में मैं जितना बताऊं उतना कम है। इनका जन्म 1921 पंजाब मोगा डिस्ट्रिक्ट में होता है और ये 15 साल की आयु में 1936 में ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइनिंग करते हैं, आर्मी में भर्ती होते हैं और इनको फर्स्ट सीख मिलता है। अपने जीवन काल में इन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी, महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ। नौकरी अलग अलग जगह की है, लेकिन लड़ाइयाँ महत्वपूर्ण 3 ही लड़े। ये इनका बर्मा बॉर्डर पे ब्रिटिश आर्मी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार 39 से 45 के बीच इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। दूसरा जम्मू एंड कश्मीर 1947-48 अपने देश के लिए आज़ादी के समय। और तीसरा और अपने जीवन का अंतिम लड़ाई बुमला सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश के और तवांग के। ये बुमला सेक्टर में अपने कंपनी में ये सेकेंड इन कमांड के रूप में वहाँ पर डिप्लाई थे और इनके कंपनी कमांडर थे और 25 से 30 जवान इनके पास थे। जब चाइना आर्मी फर्स्ट अटैक इनके ऊपर करती है तो इनके कम से कम 10 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो जाते हैं और इनका जो मेन लीडर होता है कंपनी कमांडर, वो भी उस फर्स्ट अटैक में शहीद हो जाते हैं। फिर भी ये लोग अपने साहस को कायम रखते हुए और जुनून को कायम रखते हुए अपने पोस्ट को बचाने में ये लोग कामयाब रहते हैं और चाइना को पीछे भगाने में उस समय सफल रहते हैं। चाइना पीछे चल जाती है, फिर प्लान करके चाइना दूसरा बार अटैक इनके पोस्ट पर करती है। जब दूसरा बार अटैक करती है तो इनके 6 से 7-8 जवान फिर शहीद हो जाते हैं, फिर भी अपने पोस्ट को बचाने में ये कामयाब रहते हैं। जब चाइना थर्ड अटैक इनके ऊपर करती है, उससे पहले ये अपने पोस्टों के लिए जवान रिफोर्समेंट मतलब और भी सैनिक वहाँ पे चाहिए उस जगह पे, लेकिन इंडियन आर्मी को जो उनका हेडक्वार्टर था तो उनके अफसर बोले कि आप वहाँ से चलाइए, जवान वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। एक्चुअल में सर उस समय क्या था ना कि जब आप लोग टेंगा से आए होंगे, देखे हैं टेंगा से सैनिक पैदल यहाँ तक और फिर यहाँ से पोस्ट पे 25, 30, 35 किलोमीटर जो भी पैदल आते थे। इसलिए इनको बोला गया कि सैनिक नहीं पहुँच पाएगा, लड़ाई छोड़ दीजिए, अप डाउन हो जाइए। लेकिन अपनी जान को परवाह न करते हुए ये जब चाइना थर्ड अटैक इनके ऊपर करती है तो अपने सैनिकों, कुछ सैनिक इनके बचे हुए थे, उनके साथ मिलकर चाइना कम से कम 300 सैनिकों को मार गिराते हैं। और लास्ट में चाइना आर्मी के बहुत सैनिकों के मारे हुए रहते हैं, इसलिए चाइना आर्मी इनको जिंदा पकड़ना चाह रही थी और इनको पैर में गोली मारकर इनको जिंदा पकड़ लेती है और इनके पूरे शरीर से कपड़े उतार दिए जाते हैं, इनके पूरे नेल उखाड़ दिए जाते हैं और वो इस किला है वहाँ पे इनको बांध के 14 दिन रखती है पत्थर पे। समझ सकते अक्टूबर महीने बहुत ठंड होता है यहाँ पे, उसमें इनको बांध के रखते, बहुत कष्ट देता है चाइना आर्मी को, बहुत ज़्यादा। सर इनका आँख भी तो उतरना, आँख भी तो वो लोग, हाँ मतलब सब इनको, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब हर कुछ इनके साथ किया जो एक सैनिक के साथ नहीं करना चाहिए। बहुत सारा टर्चर इनको खाना भी बीच में देता है, मेडिकल सुविधा भी देता है, लेकिन ये मना कर देते हैं और 14 दिन बाद ये शहीद हो जाते हैं। शहीद होने के बाद इंडियन आर्मी को भी पता नहीं रहती है क्योंकि इनका डेड बॉडी नहीं मिला रहता है। जब डेड बॉडी नहीं मिलता है तो इंडियन आर्मी ये घोषित नहीं करता है कि ये शहीद हो गए, क्योंकि ये किसी के बेटा हैं, किसी के भाई हैं, किसी के हस्बैंड हैं, किसी के पापा हैं। तो सब आदमी को आशा होगा ना कि अचानक उनको सदमा लग जाएगा ना, अचानक मैसेज दे देने से। कुछ दिनों के बाद ये देखा गया कि इनका ना डेड बॉडी का पता चला ना इनका पता चला, तो इन्हें शहीद करार दिया गया और भारत का सबसे सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो चाइना आर्मी को न्यूज़ के माध्यम से जब पता चलता है कि इनको परमवीर चक्र इंडियन गवर्नमेंट दे रही है, तो इससे प्रभावित होकर जब एक सैनिक शहीद होता है उसको जो इज्जत सम्मान मिलना चाहिए, उस इज्जत सम्मान के साथ इनकी अर्थिया को वही दाह संस्कार किए रहते हैं। इनकी अर्थिया को इंडियन गवर्नमेंट को सौंपती है और इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू इंडियन आर्मी को जाती है और आर्मी के थ्रू इनके जब घर पे जाती है तो इनका 2 बेटियाँ थी, एक लड़का था। बड़ी बेटी का हार्ट अटैक से उसी समय निधन हो जाता है। आप समझ सकते हैं घर में खबर जा ही रहा है, डेड बॉडी जा ही रहा है। दूसरा उस घर में
घटना घट जाए उस घर को, उस समय क्या बीता होगा। और एक बेटी इनका ये है जो कनाडा में शिफ्ट है, इनकी 2 बेटियां है और इनके हस्बैंड है, ये लोग कनाडा में शिफ्ट है। इनका जो बरसी जब होता है 27 अक्टूबर की 27 सितंबर को होता है, वो लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर फिर बरसी करके और फिर ये लोग चले जाते हैं। और सर ये 4 घड़ा में रखा हुआ मिट्टी शहीदों के ब्लड से सना हुआ मिट्टी है। अपने देश के लिए सब सैनिक लड़े उस समय, लेकिन सब किसी का स्टेचू नहीं बनाया गया है, लेकिन उनसे उनका खून से सना हुआ मिट्टी गमले में रखा गया है उनकी याद और सम्मान के लिए। जसवंतगढ़ कोरगांव राइफल के एक सिपाही थे ये। जब चाइना आर्मी इनके कंपनी के ऊपर अटैक करती है तो इनके कम से कम इनके पूरे कंपनी को बोला जाता है कि आप डाउन हो जाइए। पूरे कंपनी डाउन हो जाती है और ये अकेले नहीं होते हैं और चाइना आर्मी को 3 दिन रोक के रखते हैं अकेले, 3 दिन। कुछ और भी 2 लड़की थी मीरा और शीला, उनके साथ मिलकर। चाइना आर्मी को नहीं पता चल रहा था कि उधर से कितना आदमी लड़ रहा है और बाद में 200 से ज़्यादा सैनिकों को मारकर ये भी इनको भी गोली लग जाती है और ये भी शहीद हो जाते हैं। इनको भी महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। और उधर है जीवित थान, वहाँ भी लड़ाइयाँ हुई है। होटल कोंगला अस्थियाँ नहीं, खून से सना हुआ मिट्टी है। सब जमाने के स्टेचू नहीं बनाए गए, लेकिन उनके खून से सना हुआ मिट्टी यहाँ पे रखा गया है उनकी याद और सम्मान के लिए। और लास्ट में सर मेरा मिट्टी मेरा देश, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद अपना देश जहाँ भी लड़ाइयाँ लड़ी है उसका मिट्टी इसमें रखा गया है। अंत में सर एक छोटा सा दान पात्र बना हुआ है इस मेमोरियल के रख रखाव के लिए। अगर आप इच्छा के अनुसार अगर दान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उनको गोल लगा दीजिए, क्योंकि ऐसे भी कभी कभी पैदा होते हैं। गोल जरूर लगा दीजिएगा सर, सैल्यूट कर दीजिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। हाँ, डाल के गोल लग सकते हैं। इस मेमोरियल के रख रखाव के लिए, इसमें मेंटेनेंस के लिए आदमी इसमें दान करते हैं। आप लोग की इच्छा है, अगर कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो इसमें